चलिए अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। हम आज से पाइथन स्टार्ट करेंगे नंबर वन। नंबर टू ये कि हम स्टार्टिंग के 4 से 5 सेशन बहुत फास्ट लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स है और पाइथन में सीखने को बहुत कुछ है। बहुत कुछ है पाइथन में सीखने को। लेकिन हम करेंगे ये कि हम ज़्यादा टाइम उस जगह पे लगाएंगे जो हमें डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस वाले जो पार्ट्स हैं उसके अंदर पाइथन में जो ज़रूरत है उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम लगा रहे होंगे। जो जनरल पर्पस पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उस पर हम कम टाइम लगा रहे होंगे। ठीक है, पाइथन क्या है, क्यों है? पाइथन इज़ वन क्या मैं कहूँगा, पाइथन इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, कोई भी आप कंपनी ले लें, स्टार्टअप ले लें, बड़े से बड़ा फैंग ले लें, फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पाइथन ज़रूर यूज़ हो रही है। नंबर टू ये है कि पाइथन पे सब कुछ हो सकता है। पाइथन इज़ ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन पे आप डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग तो कर सकते हैं। पाइथन पे आप पूरी पूरी वेबसाइट, पूरी पूरी वेब प्लेटफॉर्म, वेब एप्स बिल्ड कर सकते हैं। पाइथन पे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन यू कैन डू इट ऑन पाइथन। आपको सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग करनी है, आप सर्वर साइड की बैक एंड स्क्रिप्टिंग कर लें, फ्रंट एंड करना है फ्रंट एंड कर लें। सो वट एवर यू कैन इमेजिन, पाइथन कैन डू दैट। ठीक है, पाइथन इट्सेल्फ इतनी केपेबल नहीं होती। सबसे मज़ेदार बात जो पाइथन की वो है उसकी कम्युनिटी। पाइथन की बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। एक एक ट्यूबे इंडेक्स होता है। ट्यूबे इंडेक्स जो है वो एक ट्यूबे जो है वो एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स है जो डिफरेंट चीज़ों से लैंग्वेजेस की पॉपुलैरिटी मेजर कर रहा होता है। और इस पर कंसिस्टेंटली पाइथन जो है वो नंबर वन नंबर टू पे रैंक कर रही होती है। सो अगर हम सितंबर 2021 में भी देखें तो पाइथन नंबर टू पे थी, लेकिन सितंबर 2022 में पाइथन अगेन नंबर वन पे हो गई। और सी और जावा, पाइथन ये प्लेसेस आगे पीछे करते रहते हैं। सो एक ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि पाइथन बहुत पुरानी है, राइट? सो अगर मैं सिर्फ पाइथन का ग्राफ देखूं हमारे पास यहाँ पे, सो पाइथन प्रोलॉन्ग कंसिस्टेंटली एक चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। एंड देन इट्स पॉपुलैरिटी फ्रॉम 2018, जब से डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स ने ज़ोर पकड़ा, इसकी कम्युनिटी ने भी बढ़ना शुरू किया है और इट्स ऑन द राइज। अभी भी पाइथन जो है, इवन पाइथन 2022 के एंड में जावा को भी क्रॉस कर चुकी है। दैट्स अमेजिंग। सो जावा का ट्रेंड डिक्लाइनिंग पे, जबकि पाइथन का ट्रेंड इनक्लाइनिंग की तरफ है। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये लैंग्वेज कम यूज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है पाइथन की, कितने लोग पाइथन यूज़ कर रहे हैं, कितना बड़ा पाइथन का इकोसिस्टम है। जितना बड़ा इकोसिस्टम होता है उतनी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है। नंबर वन। नंबर टू, जब भी आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हों तो स्टैक ओवरफ्लो इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, मैं भी पाइथन प्रोग्रामर हूँ। मैं बैक एंड भी कर रहा हूँ, फ्रंट एंड भी कर रहा हूँ, एनालिटिक्स भी कर रहा हूँ। पाइथन का कोड बहुत एक्सटेंसिव है, पाइथन के सिंटैक्सेस बहुत एक्सटेंसिव हैं। लाइब्रेरीज पे लाइब्रेरीज, अब लाइब्रेरीज क्या है, पाइथन अकेली तो एक लैंग्वेज है, लेकिन इसके साथ छोटे छोटे मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स हैं जो इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। सो हम डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस रिलेटेड लाइब्रेरीज देख रहे होंगे। अगर आपको बैक एंड प्रोग्रामिंग करनी है तो आपके पास फ्लास्क है, जेंगो का नाम आपने सुना होगा। ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन की। सो इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं कि आपको कोड याद नहीं रहता कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या मैं क्या प्रॉब्लम कर रहा हूँ। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं पे भी आप फंस रहे हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेसिफिकली पाइथन पे, आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाके सिर्फ सर्च कर लें अपनी प्रॉब्लम। आई गारंटी यू 99.99% ऑफ द टाइम आपको स्टैक ओवरफ्लो से ही जवाब मिलेगा उस प्रॉब्लम का। अच्छा, पाइथन के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर एसक्यूएल में भी कभी आप फंसे हैं तो आप स्टैक ओवरफ्लो सर्च कर लें। 99.99% टाइम आपका, आप जिस इशू में फंसे हो पहले भी कोई ना कोई बंदा फंसा है और उसका जवाब स्टैक ओवरफ्लो पे मौजूद होता है। नंबर वन ये। नंबर टू चीज़ ये कि जब भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो या मैं कोई भी लाइब्रेरी सिखा रहा हूँ तो हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, हम कभी भी सब कुछ कवर नहीं कर सकते। तो हर लाइब्रेरी या हर लैंग्वेज की एक अदर डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है, जैसे मैंने python.org खोला, ये पाइथन की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, ये पाइथन के डॉक्स हैं। तो अगर आपको कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी सीखनी है तो आप पाइथन के डॉक्स पे जाएं, या कोई भी लाइब्रेरी, मैं ज़्यादातर जितनी भी लाइब्रेरीज पढ़ा रहा हूँ वो मैं डॉक्स ज़रूर रेफ़र करवाऊँगा बीच बीच में, ताकि आपको डॉक्स पढ़ने की आदत पड़ेगी यार डॉक्स से चीज़ें निकालते किस तरीके से। ठीक है, सो ये डॉक्स होते हैं, हर लाइब्रेरी का एक डॉक है। अगर मैं पांडास, जब हम पांडास पढ़ रहे होंगे तो पांडास भी दिखा देता हूँ। पांडास की भी बड़े एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है। सही है, पांडास डॉट पाई डाटा। पिप के ऊपर भी हम आएंगे क्या है। सो अगेन पांडास की भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है।
सो अगर मैंने 5 फंक्शन पढ़ाए हैं और कोई 25 फंक्शन है और आपको बाकी के 20 फंक्शन भी दिखने हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप डॉक से जाके उसको ज़रूर सीखें। हम थ्रू आउट नेक्स्ट जितने भी हमारे लेक्चर हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जो भी है, उन सब में हम डॉक्स से रेफ़र कर रहे होंगे, राइट। डॉक्स को लाजमी रेफ़र कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, नंबर वन। इसके अलावा और क्या है, पाइथन से मैंने आपको बता दिया, सर्वर साइड एप्लीकेशंस क्रिएट हो सकती हैं, पूरे पूरे सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आपके पाइथन से क्रिएट हो सकते हैं। इट्स ईजी टू लर्न, बहुत क्विकली पिक कर लेते हैं लोग, और बहुत आसान लैंग्वेज है। और पाइथन जो है वो रीडेबिलिटी के लिए डिज़ाइन हुई थी, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर आप पाइथन को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर पाइथन का सिर्फ आप कोड पढ़ें, जिस तरह हम एसक्यूएल में टैब्स दे के काम कर रहे थे, हम हर लाइन को नई लाइन पे लिख रहे थे और टैब दे के आगे लेके जा रहे थे, उसकी वजह ये भी थी कि मैं आपको पाइथन के लिए रेडी करना चाह रहा था, क्योंकि पाइथन में आपको कॉमा, सेमीकोलन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने एंटर मार दिया, आपकी लाइन वहीं ख़त्म हो गई और आपको अगला कोड टैब के साथ स्टार्ट करना होता है। सो जस्ट व्यूइंग द कोड ऑफ पाइथन इज़ ब्यूटीफुल इन नेचर, ठीक है। सो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट मैक पे इंस्टॉल्ड आती है, विंडोज़ के अंदर पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं आती, एक तो ये बात आपने याद रखनी है। और पाइथन पे काम करने के लिए आपको पाइथन की ज़रूरत तो होती है, लेकिन साथ साथ लाइब्रेरीज़ की भी ज़रूरत होती है। जब भी आप लाइब्रेरीज़ की बात करें, तो कभी कभार लाइब्रेरीज़ अपडेट होती हैं, कभी आउटडेट हो जाती हैं, कभी आप कुछ सर्टेन लाइब्रेरीज़ पे अपना काम कर रहे होते हो और अचानक वो लाइब्रेरी अपडेट हो गई, तो आपका सारा काम आगे पीछे हो सकता है। तो इसको आसानी के साथ अच्छे तरीके से करने के लिए हमें पाइथन के लिए कोई ना कोई इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। एंड बाय फार द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इजी टू यूज़ टूल टू मैनेज पाइथन इन्वायरमेंट्स इज़ एनाकोंडा नेविगेटर। एनाकोंडा नेविगेटर क्या करता है, इन्वायरमेंट को आप एक तरीके से एक कंटेनर समझे, ठीक है। एक कंटेनर है, उसके अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड है। अब उस कंटेनर के अंदर पाइथन के साथ अब 10-15 लाइब्रेरीज और इंस्टॉल कर लें और आप उस पर काम करते रहें, ठीक है। वो कंटेनर आइसोलेटेड चलता रहेगा, उस कंटेनर का आपके विंडोज़ सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप उसमें कुछ भी डालें निकालें, वो आपकी विंडोज़ की सेटिंग को नहीं छेड़ता। इसी तरीके से अब आपको कोई नई एप्लीकेशन बनानी है, आपने नई साइट पे काम करना है, आपने यार डाटा साइंस बहुत हो गई, मैं अब वेब डेवलपमेंट में काम करना चाहता हूँ, तो मुझे जेंगो और फ्लास्क चाहिए। कोई बात नहीं, आप डाटा एनालिसिस का कंटेनर छोड़ें, आप बैकएंड का एक नया कंटेनर बना लें, उसमें फ्रेश पाइथन इंस्टॉल करें और फ्रेश बैकएंड की लाइब्रेरीज इंस्टॉल करें, और आप जितने चाहे इतने इन्वायरमेंट्स बना सकते हैं। सो एनाकोंडा नेविगेटर आपको इजीली विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ ये इन्वायरमेंट्स बनाने की सहूलत देता है। और नंबर टू, जो आप जितने भी लाइब्रेरीज़ या पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं पाइथन के साथ, उनको अपडेट रखना, उनको मेंटेन रखना और टाइम टू टाइम उस सब को अपडेट करते रहना, ऑटोमेटिकली एनाकोंडा नेविगेटर खुद करता है, ठीक है। तो इसको पाइथन को मैनेज करना बहुत आसान है। दूसरी चीज़ ये कि दो कोडिंग इन्वायरमेंट्स हम यूज़ करेंगे पाइथन के लिए। जब हम स्टार्ट करेंगे, जो मेजर डाटा एनालिसिस पार्ट कर रहे होंगे, हम जुपिटर लैब के ऊपर करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम वेब ऐप्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जब हम स्ट्रीमलेट पे आएंगे, तो हम वी एस कोड पे चले जाएंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है, जुपिटर लैब्स जो भी हम देखेंगे भी आज, कि आपको रियल टाइम कोड रन करने की सहूलत प्रोवाइड करता है। आपने कोड लिखा, आपने एंटर किया और वो रन फ़ौरन हो गया, ठीक है। जबकि वी एस कोड में आपको पाइथन की स्क्रिप्ट को कमांड प्रॉम्प्ट से जाके और रन करना पड़ता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों की यूजिबिलिटी डिफरेंट है। अगर आपने पूरी पूरी वेब ऐप कोड करनी है, आप वी एस कोड पे पाइथन स्क्रिप्ट कोड करें और कमांड प्रॉम्प्ट से रन करें। अगर आपने डाटा एनालिसिस करना है सिर्फ और सिर्फ, सो आप जुपिटर लैब से डाटा एनालिसिस करें, राइट। तो सबसे पहले जब आप एनाकोंडा नेविगेटर खोलेंगे, आपके पास ये स्क्रीन आ रही होगी। वी एस कोड आपने इंस्टॉल कर लिया था, तो उसके ऊपर लॉन्च लिखा हुआ आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक आपके पास लॉन्च नहीं लिखा हुआ आ रहा हो, इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा होगा, जिस तरीके से ये डाटा स्पेल पे इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। सो अगर इंस्टॉल लिखा हुआ रहा है, आप इस पर क्लिक करें, सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एनाकोंडा खुद इसको इंस्टॉल कर लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इंस्टॉल कर लें। दूसरी बात ये कि जैसे ही आपने एनाकोंडा, अच्छा ये काम आप साथ कर लें, आप जाएंगे इन्वायरमेंट्स के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप इन्वायरमेंट्स के ऊपर आएंगे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ बेस रूट इन्वायरमेंट दिख रहा होगा। ये बेस आपका मेन इन्वायरमेंट है, यानी रूट इन्वायरमेंट है, जो ऑटोमेटिकली एनाकोंडा ने खुद बनाया है। दिस इज़ द सिस्टम लेवल सेटिंग। आप चाहें आप बेस इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं, ठीक है, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू वर्क ऑन बेस इन्वायरमेंट। बेस इन्वायरमेंट को आप सॉलिड ऐसे ही छोड़ दें और आप अपने लिए एक नया इन्वायरमेंट बनाएं, ठीक है। नया इन्वायरमेंट बनाने का तरीका ये है कि आप ये क्रिएट पे क्लिक करेंगे,
और जैसे ही आप नीचे क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपको क्रिएट इन्वायरमेंट का टैब मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने इन्वायरमेंट का नाम लिखेंगे, और जैसे मैंने अपने इन्वायरमेंट का नाम लिख दिया डेटा, आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका दिल चाहे, इसकी हमें बाद में नीड नहीं होती इतनी। डेटा शेरलॉक्स, ये मैंने अपने इन्वायरमेंट का नाम रख दिया। और मैंने कहा अच्छा, अब एनाकोंडा आपको दो लैंग्वेजेस प्रोवाइड करता है फॉर एनवायरनमेंट, एक आर और एक पाइथन। आर भी एक फेमस एनालिसिस की लैंग्वेज है, लेकिन आर पे मैं फोकस नहीं करता। उसकी वजह ये है कि आर प्रोडक्शन रेडी नहीं है, ये एक लंबा टॉपिक है। सो वी आर फोकसिंग ऑन पाइथन। अच्छा, पाइथन अब आपको ये अलाउ करता है कि कौन से वर्जन के पाइथन से आपको स्टार्ट करना है, सही। सो जब भी पाइथन स्टार्ट करें, 2 सीरीज़ के वर्जन ऑब्सोलीट हो चुके हैं, अब 2 पे इतना काम नहीं होता, लेगेसी एप्लीकेशन चल रहे हैं। 3.5 अबव इज़ गुड इनफ, एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 3.9 के ऊपर काम करें। 3.9 इज़ स्टेबल इनफ। जो एक कोशिश ये करें कि जो भी आप लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर यूज़ करें, उसके लेटेस्ट से एक पहले वाला वर्जन यूज़ कर लिया करें, क्योंकि अगर लेटेस्ट न्यू रिलीज़ है तो उसमें बग्स आने के चांसेस होते हैं, जबकि उससे पिछला वर्जन इन बग्स से रेक्टिफाइड होगा। ठीक है, तो मैंने इन्वायरमेंट का नाम दिया, मैंने पाइथन एज ए लैंग्वेज सेलेक्ट किया और क्रिएट कर दिया। सॉरी, अब ये थोड़ा टाइम लेगा एनाकोंडा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के अंदर। अब ये एनाकोंडा यहाँ पे मेरा नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। ये जो आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये वो सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट एनाकोंडा इंस्टॉल कर देगा पाइथन के साथ। ठीक। जैसे ये कंप्लीट होता है तो हम आगे चलेंगे। फ़िलहाल ये अगर आप नीचे पढ़ें तो पैकेजेस लोड कर रहा है, और इसने अब मेरा इन्वायरमेंट रेडी कर दिया। डाटा शेरलॉक का इन्वायरमेंट है, और इसके साथ मेजर देख लेते हैं इसने क्या क्या इंस्टॉल कर दिया। इसने पाइथन तो इंस्टॉल कर ही दी, इसने पिप भी इंस्टॉल कर दिया उसके साथ। कुछ इसने सिक्योरिटी की चीज़ें, व्हील पिप को चाहिए होता है, तो इसने काफ़ी सारी चीज़ें खुद ब खुद इंस्टॉल कर दी। ठीक है, सो नाउ वंस ये सब कंप्लीट हो गया, अब मेरा पाइथन का डाटा शेरलॉक्स का जो नया इन्वायरमेंट मैंने बनाया था ये रेडी है। तो जब भी आप पाइथन स्टार्ट करें अपने पास, जब भी आप एनाकोंडा नेविगेटर खोलें, तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस इन्वायरमेंट सेलेक्टेड होता है। ठीक है, जब आप कहीं पे भी आएँ, आप इन्वायरमेंट में आपको बेस इन्वायरमेंट सेलेक्टेड मिलेगा। आपने बेस इन्वायरमेंट पे काम नहीं करना है, आपने जाना है अपना इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब आप अपना इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अब मेरा अब जो मैंने नया इन्वायरमेंट बनाया था डाटा शेरलॉक्स का, ये लाइव है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार हम देख रहे होंगे पाइथन के अंदर, वो ये कि मैं आपको बोलूँगा कि टर्मिनल खोलें। टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल सिंपल सी आसान अल्फाज में कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे डॉस चल रही होती है आपके इन्वायरमेंट के अंदर। तो अगर आपको मैं बोलूँ यार टर्मिनल खोल लो या टर्मिनल पे देख लो, तो टर्मिनल का मतलब ये है कि आप यहाँ से ये प्ले का बटन दबाएंगे इन्वायरमेंट पे आके, और ये ओपन टर्मिनल कर देंगे। जैसे ही आप ओपन टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अपनी अपने हिसाब से, अगर किसी के पास विंडोज़ है तो विंडोज़ की कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी और ये चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही होगी, और अगर आपके पास मैक है तो आपको इस तरह का टर्मिनल दिख रहा होगा। दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो अगर मुझे देखना है कि यार मेरी पाइथन सही से इंस्टॉल हुई है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा पाइथन डैश वर्जन। ठीक है, इसने मुझे बता दिया कि यार पाइथन 3.9.13 का वर्जन आपके पास इंस्टॉल्ड है। सो दैट मीन्स मेरी पाइथन सही चल रही है, मेरी पाइथन अब इंस्टॉल्ड हो गई। अब मुझे फ़िलहाल टर्मिनल से कोई काम नहीं है, मैं टर्मिनल को कर दूंगा बंद। अगर मुझे दोबारा टर्मिनल खोलना होगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर टर्मिनल पे क्लिक करूँगा, मेरी टर्मिनल खुल जाएगा। तो मैंने इसको कर दिया बंद, मेरा टर्मिनल बंद हो गया। इसके बाद आप कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा फास्ट पेस मेरे साथ कोड अलॉन्ग करना पड़ेगा आज 3-4 क्लासों तक, क्योंकि इसमें इतनी मेजर एक्सरसाइजेज नहीं, हम बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं पाइथन की क्या। सो जैसे ही मैंने नया इन्वायरमेंट लॉन्च किया, यहाँ पे मेरे पास जुपिटर लैब इंस्टॉल्ड नहीं है इस इन्वायरमेंट के अंदर, राइट। सो मैं यहाँ पे जुपिटर लैब को इंस्टॉल करूँगा। अब मेरा जुपिटर लैब हो रहा है इंस्टॉल्ड। 2 से 3 मिनट लगते हैं जुपिटर लैब इंस्टॉल होने में, आपका जुपिटर लैब इंस्टॉल हो जाएगा। अब मेरा जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो गया। मैं आऊँगा, लॉन्च पे क्लिक करूँगा, और जुपिटर लैब हमेशा ब्राउज़र के अंदर खुलता है, इसका कोई अपना इंटरफेस नहीं होता, तो ये बात याद रखिएगा। आपके पास अगर क्रोम इंस्टॉल्ड है या जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, आपका जुपिटर लैब उस ब्राउज़र के अंदर खुलेगा। ठीक है, जैसे ये मेरा
जुपिटर लैब मेरे अपने ब्राउज़र के अंदर खुल गया। नाउ दिस इज़ एज लॉन्ग एज आई गो, ये मेरा पाइथन का वर्किंग एनवायरनमेंट होगा जब तक हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास सारी फाइल्स आ रही होंगी जिन पे आप काम करेंगे, और राइट साइड के ऊपर आप कोड लिख रहे होंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना डिज़ायर्ड जो भी आपको सी ड्राइव में या कहीं भी आपको बनाना है, वहाँ जाके आप अपना सबसे पहले एक नया फ़ोल्डर बना लें। ठीक है। किसी भी नाम से, जिस नाम से आपको आसानी हो। मैं बना रहा हूँ डेटा शर्लॉक्स के नाम से ही एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, और इस फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लें। ये अब आप ब्लैंक स्लेट हैं। ठीक, यहाँ तक मेरे ख्याल है आप लोग अब ट्राई कर लें, मुझे स्लैक पे नोट ज़रूर कर दें कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँच गए कि आपने एक एनाकोंडा नेविगेटर खोल लिया है, उससे एक नया एनवायरनमेंट बना लिया है। नया एनवायरनमेंट बनाने के बाद आपने उस पर जुपिटर लैब इंस्टॉल कर लिया है, जुपिटर लैब ओपन कर लिया है, और आप इस स्टेज के ऊपर खड़े हैं। गाइस हो गया ये? मतलब आप लोग इसको रेडी कर लें 7:55 तक, बल्कि 52 होने 1-2 मिनट और देख लेते हैं, जिसका हो गया है डन, गुड है। चला, अब मैं बनाने जा रहा हूँ अपनी पहली नोटबुक। ठीक है। दो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करिएगा, एक होती है पाइथन नोटबुक और एक होती है पाइथन स्क्रिप्ट। जब भी आप पाइथन नोटबुक बनाएंगे, आप जुपिटर लैब से या जुपिटर नोटबुक से बना रहे होंगे। मैंने नई नोटबुक बनानी है, मैंने एक क्लिक किया इस पर, कहाँ क्लिक किया, स्टार्ट कर दूँ, ये मैंने कर दी डिलीट। नोटबुक के अंदर पाइथन कर्नल, पाइथन 3 कर्नल होगा, पाइथन 3 कर्नल पे क्लिक करें, ये मेरी नोटबुक बन गई। ठीक है। आप जितनी भी नोटबुक इस फोल्डर के अंदर बनाते रहेंगे, ये सारी आपके पास यहीं पे आती रहेंगी। और अगर आपने फ़िज़िकली लोकेशन देखनी है इनकी कहाँ है, तो जहाँ आपने फ़ोल्डर बनाया था आपके पास, वहाँ पे ये नोटबुक आ रही होंगी। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाया था डेटा शर्लॉक्स का, तो ये मैंने जो अभी नोटबुक बनाई थी, ये मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है। ठीक। मुझे इसको ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई नाम भी देना है, तो मैंने यहाँ से आके इसको रीनेम करा। मैंने कहा पाइथन 01, आज मेरी पहली क्लास है पाइथन की, तो ये मेरी पहली क्लास हो गई, स्टार्ट हो गई मेरी नोटबुक। नोटबुक जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, नोटबुक वाकई में एक नोटबुक है। जिस तरह आपके पास रजिस्टर या डायरी होती है, आप हर चीज़ लाइन बाय लाइन लिखते हैं, इसी तरह
नोटबुक के अंदर भी लाइंस आ रही होती हैं। ये पहली लाइन है, यहाँ पे मैं जो कोड लिखूँगा उसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक और लाइन ऐड करनी है, ठीक है। सो ये रहा एक और लाइन का बटन, पहला नीचे एक लाइन ऐड करेगा, और अगर नीचे वाली लाइन पे मैं क्लिक करके ये बटन दबाऊँ तो ये ऊपर लाइन ऐड कर देगा, ठीक है। मुझे डिलीट करनी है तो मैं यहाँ से डिलीट करता जाऊँगा। सो दिस इज़ हाउ दिस वर्क, ठीक है। जब आप ज़्यादा स्पीड से कोड लिख रहे होते हैं तो आपको कीबोर्ड शॉर्टकट भी पता चाहिए। सो अगर मैं किसी भी लाइन में बाहर आ जाऊँ, अगर मुझे लाइन के अंदर कोड करने के लिए जाना है तो मैं एंटर दबाऊंगा, एस्केप दबाऊंगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा, दोबारा एंटर दबाऊंगा तो मैं लाइन के अंदर आ जाऊँगा, राइट। सिमिलरली अगर मुझे नई लाइन एंटर करनी है या नई लाइन चाहिए तो मैं एस्केप दबा के बी दबाऊँगा तो इसके नीचे लाइन क्रिएट हो जाएगी, यानी बी फॉर बिलो, और ए फॉर अबव दबाऊँगा तो इसके ऊपर लाइन क्रिएट हो जाएगी, और एक्स फॉर डिलीट होता है। सो ये सिंपल सा तरीका है। जिस तरीके से हम माई का कोड रन कर रहे थे, अगर इसमें भी आपको एक लाइन का कोड रन करना है तो आप कंट्रोल एंटर दबाएंगे, एक लाइन का कोड रन हो जाएगा। हर लाइन का कोड अलग रन होता है, सारी लाइन का कोड एक साथ रन नहीं होता। सो नोटबुक के अंदर सीक्वेंस ऑफ कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल पाइथन में भी है बट नोटबुक में कुछ ज़्यादा है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन, सबसे पहला काम जो हर बंदा या हर इंस्ट्रक्टर या हर स्टूडेंट जो भी प्रोग्रामिंग सीख रहा होता है वो करता है, वो होता है हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। कि अगर आपने सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आप किस तरीके से करेंगे। तो अगर पाइथन के अंदर आपने कोई भी चीज़ डिस्प्ले करनी है या प्रिंट करनी है तो उसको हम प्रिंट की कमांड से यूज़ करते हैं। सो प्रिंट, और जो भी कमांड आपके पास हो इसके साथ आपको एक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज होता है। प्रिंट के अंदर क्योंकि मुझे टेक्स्ट प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो जो मेरा एसक्यूएल वाली सीक्वेंस थी वही कि मुझे डबल कोटेशन मार्क देने पड़ेंगे, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, राइट। अब मुझे कोड रन करना है, मैं यहाँ से प्ले का बटन दबाऊँगा और ये मेरा कोड रन हो गया। सो दिस वाज माय कोड, ये मेरा कोड था, और इस कोड का रिज़ल्ट क्या आया वो इसी लाइन के नीचे इसने रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिया। तो इसलिए डाटा एनालिसिस के अंदर नोटबुक ज़्यादा प्रेफर की जाती है कि आपको हाथ के हाथ आपका रिज़ल्ट मिल रहा होता है, आपके चार्ट्स, आपके डाटा सेट, सब चीज़ें यहीं के यहीं मिल रहे होते हैं। तो ज़रा जल्दी से ये एक हेलो वर्ल्ड एग्जांपल ट्राई करें अपने पास। प्रिंट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द कोड, और सॉरी प्रिंटिंग या लॉगिंग समथिंग, और ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आपको प्रिंट करानी है आप वो लिखते हैं। सॉरी अहमद, आपकी आवाज़ थोड़ी सी मफ हो रही है, क्या कह रहे थे? जुपिटर नोटबुक कहाँ से खुलेगी? आपके पास एनाकोंडा नेविगेटर खुला हुआ है। जब एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर आएंगे तो जुपिटर लैब आपने लॉन्च कर दिया, ठीक है। आप होम पे आएंगे, होम पे यहाँ पे जुपिटर लैब लिखा हुआ होगा, इसको लॉन्च कर दें। आपके पास जुपिटर लैब नहीं आ रही, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ, ज़रा मुझे स्क्रीन शेयर कर दें अपना। अच्छा, आपके पास स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे देखें, ये आ रहा आपके पास जुपिटर लैब। हाँ, इसको इंस्टॉल कर लें और लॉन्च कर लें जी, ठीक है। जल्दी से मुझे स्लैक पे या यहीं पे बता दें किस किस का हेलो वर्ल्ड हो गया और जुपिटर नोटबुक चल गई, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट क्रूशल स्टेप। अगर जुपिटर नोटबुक ही नहीं चली और हेलो वर्ल्ड नहीं हुआ तो हम आगे पाइथन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पाइचाम, पाइचाम और वी एस कोड, पाइचाम जो है वो आईडी है, ठीक है, मतलब वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप कोड कर सकते हो। तो आप वी एस कोड की जगह पाइचाम यूज़ कर सकते हो, आप जुपिटर लैब की जगह भी पाइचाम यूज़ कर सकते हो, बट एनाकोंडा इज़ नेसेसरी फॉर इवन फॉर पाइचाम टू रन।
नंबर वन ये। नंबर टू, अगर आप एनाकोंडा के ज़रिए पाइथन इंस्टॉल नहीं करते, तो जब आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहोगे तो वो डायरेक्टली आपकी सिस्टम में इंस्टॉल हो रही होगी और कोई इन्वायरमेंट नहीं बने होंगे। तो बाद में अगर आपने इन्वायरमेंट में कुछ गड़बड़ कर दी, कोई उल्टी सीधी लाइब्रेरी डाउनलोड करके, या कुछ इंस्टॉलेशन में करप्शन हो गई, तो ओवरऑल सिस्टम की पाइथन करप्ट हो जाएगी। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप एनाकोंडा के थ्रू पाइथन इंस्टॉल करें और एनाकोंडा के इन्वायरमेंट में काम करें, ताकि अगर कोई करप्ट लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन के दौरान कोई करप्शन हो जाती है, तो आपकी सिस्टम की सेटिंग्स ना छिड़ रही हो, सिर्फ वो कंटेनर ख़राब हो रहा हो, और वो नया कंटेनर आप कभी भी बना सकते हैं, या नया इन्वायरमेंट आप कभी भी बना सकते हैं। राइट। सो आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, अब जिस तरीके से हमने कमेंट्स लिखे थे एसक्यूएल के अंदर, अगर आपको याद हो तो हम डबल डैश के साथ कमेंट लिखते, तो अगर आपने पाइथन के अंदर कमेंट लिखना हो तो आप हैश का साइन यूज़ करते हैं, सही। सो हैश के साइन के साथ मैं ये लिखूँगा, दिस इज़ अ कमेंट, तो ये एक कमेंट है, और कमेंट आपको पता है एग्जीक्यूट नहीं होता। सो मैंने हेलो वर्ल्ड अगेन लिखा, और इसको कंट्रोल एंटर दबा के रन कर दिया। पहले मैंने प्ले का बटन दबाया था, शॉर्टकट इसका है कंट्रोल एंटर, ये रन हो जाएगा। अच्छा, एक लाइन में अगर आपने कोड एग्जीक्यूट कर दिया, इसको आप दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट डिलीट कर दूँ यहाँ से, सो ये कमेंट डिलीट हो जाएगा। मैं दोबारा इसको चेंज करके हेलो वर्ल्ड 2 लिख दूँ, सो ये हेलो वर्ल्ड 2 हो जाएगा। सो इट्स एडिटेबल, नोटबुक इज़ एडिटेबल। सो आप यहाँ पे भी कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इनलाइन कमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी कोड लिखने के बाद हैश डालें और इसको भी कमेंट आउट कर दें। सो ये बहुत कमेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई सिंगल लाइनर कमेंट। अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट करने, मतलब आपने कोई स्क्रिप्ट स्टार्ट करी या कोई फाइल स्टार्ट करी, और उससे पहले आप बताना चाह रहे हैं कि यार ये फ़ाइल क्या करती है, और पूरा कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखना है, तो हर लाइन के बाद आपको हैश डालना पड़ता है। जैसे दिस इज़ फर्स्ट लाइन, उसके बाद फिर मुझे दूसरी लाइन लिखनी है, फिर मैं हैश डालूँगा, दिस इज़ सेकेंड लाइन, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये है, अगर आपको यूज़ करना है तो कर लिएगा, 3 दफ़ा कोटेशन मार्क देते हैं और उसके बाद आप कमेंट स्टार्ट कर दें, दिस इज़ पैराग्राफ कमेंट, आई कैन एंटर मल्टीपल लाइन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जब मुझे कमेंट क्लोज़ करना है तो मैं कमेंट क्लोज़ कर दूँगा, राइट। सो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, वो तरीका भी यूज़ कर लें, जिसमें आपको आसानी हो, ठीक। अब मुझे ये सेल डिलीट करना है, मैंने एस्केप दबाया, एक्स दबाया, ये सेल डिलीट हो गया। सो नॉर्मल सब स्टेटमेंट हमने प्रिंट करना देख लिया पाइथन के अंदर, नॉर्मल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिंट करते हैं। अब बात आती है वेरिएबल्स की। अच्छा, मुझे बताएंगे आप में से कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के कितने लोग, आप कौन कौन जानता है या बिल्कुल ही ज़ीरो है, क्योंकि वरना फिर मुझे उसी हिसाब से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं वेरिएबल्स का नाम लेता हूँ, तो क्या वेरिएबल्स आपको समझ में आते हैं कि व्हाट इज़ वेरिएबल? अगर नहीं तो हम बिल्कुल 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 ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि यार वेरिएबल क्या है। ये सो सिंस मेरे पास जवाब नहीं आया, तो मैं अज्यूम ये करता हूँ कि नहीं पता, हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? सो वो वेरिएबल को एक कंसिडर करें, वेरिएबल वेरिएबल एक एम्प्टी कंटेनर है, ठीक है। सपोज़ ये मेरा एक एम्प्टी कंटेनर है वेरिएबल, इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, इस वैल्यू को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया, इस हेलो वर्ल्ड को मैं चेंज नहीं कर सकता, ये हेलो वर्ल्ड स्टैटिक है, दिस इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहेगा जब तक प्रोग्राम चल रहा है, मैं इसको कांस्टेंट रखूँगा। वेरिएबल एक एम्प्टी कंटेनर होता है जिसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, और मैं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ, कभी भी उस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, ठीक। तो पाइथन के अंदर भी आप वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं। वेरिएबल डिफ़ाइन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप स्टार्ट करें किसी भी अल्फ़ाबेट से और इक्वल टू दे के उसको कोई भी वैल्यू दे दें। सो मैं अगर x एक वेरिएबल में डिफ़ाइन करता हूँ, x इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। और मैंने दूसरा वेरिएबल डिज़ाइन किया, बल्कि चलें इसको और आसान कर लेते हैं, ठीक। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2+5, ठीक है। मैंने कंट्रोल एंटर दबा के इसको रन किया, इसने मुझे आंसर दे दिया 7, ठीक।
अब मुझे 2 की वैल्यू भी चेंज करनी है, 5 की वैल्यू भी चेंज करनी है, तो मुझे ये कांस्टेंट है, मैं यहाँ से चेंज नहीं कर सकता। मुझे दोबारा एंटर करके यहाँ पे 7 रन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने एक लंबा चौड़ा कोड लिखा, मैंने कहा प्रिंट 2 + 7। अभी क्या करेगा, मुझे वही रिजल्ट देगा 9 का। अब मैं अगर कहता हूँ यार 2 की जगह 3 + 7 कर दो, तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जाके 2 को चेंज करना पड़ेगा 3 में, और मुझे 3 + 7 करना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटा 3 डिजिट का कोड है, तो इतना इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सपोज ये कोई 100-150 लाइन का कोड होता, तो क्या आप हर जगह जाके 3 चेंज करते हैं? तो ये feasible नहीं है। तो इसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर वेरिएबल डिफाइन कर दूँ x = 3, y = 7, और प्रिंट के अंदर मैंने सीधा सीधा लिख दिया x + y, और इसको मैं रन कर दूँ, तो तब भी रिज़ल्ट वो 10 ही दे रहा है। उसने किया क्या, x जब मैंने लिखा प्रिंट x + y, इसने x की जगह जाके x की वैल्यू उठाई, y की जगह जाके y की वैल्यू उठाई। सो ड्यूरिंग द प्रोग्राम थ्रू आउट द कोडिंग, अगर आपको डिसाइड होता है यार मुझे 7 की जगह 10 करना है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जाके सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, और आपका प्रोग्राम कोड जो है पूरा का पूरा वही रहेगा। तो ये इसलिए वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, आप इंडिविजुअली वेरिएबल्स को अलग भी प्रिंट कर सकते हो, आप इनके साथ कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। सो अगर मुझे खाली x की वैल्यू चाहिए, तो मैं प्रिंट x लिख दूँ खाली, सो ये सिर्फ x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि वेरिएबल मेरे स्टोर्ड रहते हैं मेमोरी में। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लाइन चेंज करी, फिर भी मैंने प्रिंट x लिखा, तो इसने पीछे से इसको याद था कि x की वैल्यू क्या थी, इसने x को प्रिंट किया। तो वेरिएबल जितने भी हैं आपकी मेमोरी में स्टोर्ड रहते हैं जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है। वेरिएबल आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल आपके स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया दानियल, ये एक वेरिएबल है। सो मैं अगर प्रिंट z करूँ, तो मेरे पास दानियल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने डेटा टाइप पढ़ी थी एसक्यूएल के अंदर, कि हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, हमारे पास इंटीजर था, स्ट्रिंग था, फ्लोट्स था, इस तरह पाइथन में भी सेम वही डेटा टाइप्स कैरी ऑन होती हैं। सो अगर जैसे x में मैंने नंबर लिखा है, तो मैं कहूँ यार x की टाइप क्या है, या किस टाइप का वेरिएबल है, अगर मुझे कभी देखना है, तो प्रिंट टाइप x। अब ये जैसे ही मैंने वेरिएबल दिया, वेरिएबल के साथ उसके एसोसिएटेड फंक्शन सारे आ गए। ठीक है, सो प्रिंट टाइप x किया, तो x वेरिएबल की क्लास आ रही है इंटीजर, int मतलब इंटीजर की क्लास है। सिमिलरली मैं देखता हूँ यार मेरी जो मैंने अपना नाम लिखा था z के अंदर, जो वेरिएबल मैंने स्टोर किया था, यार z की क्या टाइप है। सो ऑटोमेटिकली उसने z, क्योंकि उस इंटेलिजेंटली उसने देखा कि यार इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है, तो उसने वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग रख दी। सो यहाँ पे ये चीज़ कहलाती है कि पाइथन जो है एक डायनेमिकली और हार्ड टाइप दोनों किस्म की लैंग्वेज है। अब ये डायनेमिकली और हार्ड टाइप क्या होती है, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि हार्ड टाइप होती हैं, जैसे मैं कहूँ जावास्क्रिप्ट शायद हार्ड टाइप है, उसमें अगर आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, तो आपको उसी टाइम पे बताना होता है कि ये वेरिएबल क्या वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है, ये इंटीजर स्टोर कर रहा है, या ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, या ये फ्लोट स्टोर कर रहा है। पाइथन के अंदर आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये वेरिएबल क्या वैल्यू स्टोर करेगा। ये इंटीजर भी कर सकता है, फ्लोट भी कर सकता है, ये स्ट्रिंग भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 4 लाइनों के लिए इंटीजर स्टोर करे, और 5वीं लाइन में जो है ये इसके अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर करा दूँ। ठीक है, सो दिस इज़ टोटली टोटली ओके। आप वेरिएबल की टाइप्स चेंज कर सकते हो पाइथन के अंदर। पाइथन जो है वो हार्ड टाइप लैंग्वेज नहीं है, डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। कुछ बातों का हमें ख्याल, खैर एक चीज़ जो हमारे लिए एसक्यूएल के लिए कॉमन थी, वो यहाँ पे भी कॉमन थी, कि आपको स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखना है या सिंगल कोट्स में लिखना है, लेकिन कोट्स में ज़रूर लिखना है। सो अगर मैं डबल कोट में लिखता हूँ x = जॉन और x = जॉन, ये दोनों करेक्ट हैं। आप सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हो और आप डबल कोड भी यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग दी डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल, राइट। तो ज़रा ये यहाँ तक ट्राई करके देखें, एक दो वेरिएबल्स डिफाइन करें, सम निकाल के देखें, प्रिंट करके देखें, आपके पास कुछ कुछ समझने में मसला तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये इतनी बेसिक चीज़ें कि इनकी कोई एक्सरसाइजेज बनती नहीं है, मैं क्या एक्सरसाइजेज दूँ। सो जस्ट ट्राई कर लें एक दो दफ़ा।
एक दो इंटीजर्स डिफाइन कर लें, उनका सम करके देख लें, उनको माइनस करके देख लें, मल्टीप्लाई करके देख लें, डिवाइड करके देख लें, स्ट्रिंग करके स्टोर करके देख लें। आ, अच्छा, चल, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से एसक्यूएल के अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, इसी तरीके से वो डाटा टाइप सिमिलरली कैरी करती हैं पाइथन में भी। तो एसक्यूएल में हमने पढ़ा था इंटीजर होता है जिसमें नंबर होते हैं, फ्लोट होता है जिसमें डेसिमल नंबर्स होते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग्स होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो सिमिलरली पाइथन के अंदर भी ये तीन डाटा टाइप्स होती हैं, इसके अलावा कई और बहुत सारी होती हैं जिसको हम देखेंगे। सो अगर मुझे चेक करना है किसी वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, तो मैं प्रिंट करूँगा और उसकी टाइप प्रिंट कर लूँगा। तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कहा यार मुझे टाइप बता दो एक्स की क्या है, कंट्रोल एंटर करो, तो इसने मुझे बता दिया यार एक्स की टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। अब एक्स क्योंकि मैंने दोबारा कहीं डिफाइन किया होगा तो उसने एक्स की टाइप स्ट्रिंग ले ली। लेट सपोज इसको हम एक्स दोबारा डिफाइन करते हैं। तो एक वेरिएबल को आप एक से ज़्यादा बार डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक्स को डिफाइन कर दिया दोबारा 5। अब मैं रन करके देखता हूँ। सो एक्स मैंने 5 के नाम से 5 नंबर एक्स में स्टोर किया। मैंने कहा इसकी टाइप प्रिंट करके देखा तो उसने मुझे इंटीजर टाइप बता दी। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे एक जी वेरिएबल है, मैंने कहा मुझे जी की टाइप बताओ क्या है। सो टाइप जी, इसको मैं रन करता हूँ तो इसने मुझे बता दिया कि यार जी की जो है वो स्ट्रिंग टाइप है। सो हमने कहा था इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं और स्ट्रिंग होते हैं। तो अगर मैं फ्लोट देखूँ, फ्लोट हमने कहा कि जो है डेसिमल नंबर होता है। तो मैंने कहा एफ इज़ इक्वल टू 10.5। अब मैंने कहा प्रिंट टाइप ऑफ एफ, एफ की क्या टाइप है, तो अब इसने मुझे ऑटोमेटिकली बता दिया फ्लोट।
सो पाइथन इंटेलिजेंटली वेरिएबल की टाइप खुद डिसाइड कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि यार पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है और साथ साथ हार्ड टाइप भी है। अब ये होती क्या है डायनेमिकली टाइप और हार्ड टाइप? जो हार्ड टाइप लैंग्वेज होती हैं, जैसे आई थिंक जावा या जावास्क्रिप्ट हार्ड टाइप लैंग्वेज है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें होता क्या है कि आपको जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हो तो उसके साथ उसकी टाइप भी बतानी होती है कि ये वेरिएबल क्या चीज़ें स्टोर करेगा। ये इंटीजर स्टोर करेगा, ये स्ट्रिंग स्टोर करेगा या फ्लोट स्टोर करेगा। जो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होती हैं उसमें आपको, ओके, सो जावास्क्रिप्ट भी डायनेमिकली टाइप्ड है। आप यही कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप्ड है? राइट, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट पे काम नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता। सो डायनेमिकली टाइप में आप डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज के अंदर आपको टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती, लैंग्वेज को डिसाइड कर ली थी और एक से ज़्यादा बार आप वेरिएबल के अंदर किसी भी टाइप को स्टोर कर सकते हो। सो एक्स को अगर मैंने अभी इंटीजर के तौर पे यूज़ किया, मैं इसी एक्स को दोबारा स्ट्रिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर दो, तो ये एक्स को चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब मैं एक्स की टाइप देखूँ, उसने फ़ौरन, एक्स मेरा पहले स्टोर था इंटीजर, बट अब मैंने उसकी टाइप स्ट्रिंग कर दी, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करके। सो यू कैन चेंज दी वेरिएबल वैल्यू थ्रू आउट दी प्रोग्राम, और उसकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। हार्ड टाइप हम पाइथन को इसलिए कहते हैं कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना लाजमी होता है यूज़ करने से पहले। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वेरिएबल डिक्लेयर ना करूं और मैं डायरेक्ट वेरिएबल यूज़ करना शुरू कर दूं। मुझे पहले उसको बताना पड़ेगा पाइथन को, यार x इज़ इक्वल टू, चाहे मैं नन कर दूं या नल कर दूं कि ब्लैंक है, बट है x कुछ एग्जिस्ट करता है, तब वो जाके आगे उस वेरिएबल को रीड करेगा। सो इसलिए हम इसको हार्ड टाइप भी कहते हैं कि आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। सो ट्राई दिस आउट, डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्लस करके देख लें, माइनस करके देख लें। वेरिएबल्स की और इतनी बेसिक्स कोई एक्सरसाइज बनती नहीं है, तो जस्ट दो तीन वेरिएबल डिफाइन कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अब सही चल रहा है आपके पास सब, तो हम आगे चलते हैं। चलें, तो हमने अभी तक तीन टाइप देखी। हमने देख लिया इंटीजर, हमने देख लिया स्ट्रिंग, हमने देख लिया फ्लोट। ये सबसे कॉमन टाइप है जो तकरीबन हर लैंग्वेज में होती है। पाइथन में कुछ एडिशनल टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। और उन एडिशनल टाइप के साथ साथ जब हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, जैसे हम नमपाई यूज़ करेंगे या हम पैंडाज यूज़ करेंगे, तो वो भी अपने साथ कुछ डाटा टाइप्स लेके आते हैं जो आपकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं। सो इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, ये तीन हो गए। तो अगर मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन बताऊं अगर, तो हमारे पास एक टेक्स्ट टाइप होती है, टेक्स्ट टाइप में हमारे पास स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। न्यूमेरिक टाइप में हमारे पास इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया। अच्छा, मैं सिर्फ वो वेरिएबल्स टाइप्स बता रहा हूँ जिसकी हमें नीड होगी। एक होती है सीक्वेंस टाइप, ठीक है। सीक्वेंस में हमारे पास लिस्ट आती है, टपल आता है। फिर मैपिंग टाइप होती है जिसमें डिक्शनरीज आ जाती हैं। सेट टाइप होती है जिसमें हमारे पास सेट आ जाता है। सो बूलियन तो आपको बताया था, ट्रू या फॉल्स होती है। उसके अलावा नन टाइप, नल जिसको हम कहते हैं, वो भी होते हैं। सो हमने इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग देख लिया, अब देखते हैं बाकी क्या भला है। तो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे मज़ेदार चीज़ एक पाइथन में ये भी होती है, इसको हम कहते हैं लिस्ट। तो अगर मुझे लिस्ट स्टोर करनी है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करूँगा और उसके अंदर मैं वैल्यूज़ स्टोर करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। रेड, ब्लू और, सॉरी, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये मैंने एक लिस्ट स्टोर करके इसको बता दी कि यार दिस इज़ अ लिस्ट। अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा प्रिंट डी। सो इसने एज इट इज़ ये पूरी लिस्ट अपने पास स्टोर की हुई थी। अब मैं प्रिंट डी की टाइप देखता हूँ क्या है। प्रिंट टाइप डी,
तो ये एक लिस्ट टाइप ऑफ वेरिएबल है। अच्छा, दो तीन चीज़ों का ख्याल रखिएगा पाइथन के अंदर। लिस्ट आई होप क्लियर होगा। इस हर वेरिएबल टाइप को हम डीपली देखेंगे कि उसमें क्या होता है, किस तरीके से हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम आने पर। ठीक है, हम स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। आज हम मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रिंग को कवर कर लेंगे कि स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम कल से लिस्ट देखेंगे, उसके बाद सेट सब देखना शुरू करेंगे। इसको बताने से पहले मैं जो एक चीज़ बताया था वो ये कि पाइथन में लोअर केस और अपर केस वेरिएबल नेम में फ़र्क होता है। सो ए इज़ इक्वल टू 5 और कैपिटल ए इज़ इक्वल टू 10। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं। सो मैं अगर प्रिंट करता हूँ प्रिंट स्मॉल ए, तो ये मुझे 5 बताएगा, और अगर मैं प्रिंट करता हूँ कैपिटल ए तो ये मुझे 10 बताएगा। सो पाइथन की नज़र में ये दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, इसमें केस सेंसिटिविटी आ जाती है। एक ये, और दूसरी चीज़ ये कि वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। वेरिएबल का नाम एक अल्फ़ाबेट से बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा चाहे लिख सकते हैं, लेकिन वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं अगर 2a इज़ इक्वल टू 5, ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, पाइथन में वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। कुछ बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमने कॉलम का नाम रखते हुए देखी थी, वो हम वेरिएबल पे भी अप्लाई करेंगे। तीन केसेस होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मली, जो प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। इसको हम कहते हैं कैमल केस, पैस्कल केस और स्नेक केस, राइट। कैमल केस क्या होता है? सो अगर मैं कहूँ यार कैमल केस क्या है, कि कैमल केस में मैंने कहा यार माई वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू 10, ये कैमल केस में। दूसरा होता है पैस्कल केस। पैस्कल केस क्या होता है? माई, पहला कैपिटल हो जाता है, पहला स्ट्रिंग भी कैपिटल हो जाता है, माई वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू 10, ये पास्कल केस हो गया। और तीसरा जो है वो स्नेक केस कहलाता है। स्नेक केस क्या होता है? स्नेक केस होता है माई अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अंडरस्कोर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। कैपिटल लेटर से कर सकते हैं, स्मॉल लेटर से कर सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्स हम जिस तरीके से एसक्यूएल में चल रहे थे, हम कैमल केस पे ही चलेंगे, क्योंकि सबसे क्विक लिखने के लिए कैमल केस ही सबसे क्विक लिखा जाता है। सो मैं कैमल केस यूज़ कर रहा होता हूँ, आप स्नेक केस कर लें, पैस्कल केस कर लें, आपकी मर्ज़ी, जो भी आप करना चाहें। सो अभी तक हम लिस्ट देख रहे थे। लिस्ट के बाद अगली टाइप जो हमारे पास आती है, हम देख लेते हैं कौन सी टाइप देख लें। नंबर देख लिया, सीक्वेंस, टपल देख लेते हैं। ठीक है, टपल को डिफाइन करना सबसे आसान है। टपल को आप डिफाइन करते हो राउंड ब्रैकेट से। अच्छा, लिस्ट में आप एक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, एक से ज़्यादा वैल्यू भी। टपल के अंदर भी 1 2 3 जितनी आप चाहे वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सो राउंड ब्रैकेट से मैं जब स्टार्ट करूँगा, रेड ब्लू लेट सपोज, सो ये टपल होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से प्रिंट होगा, ई रेड ब्लू प्रिंट हो गया। इसकी टाइप प्रिंट करके देख लेते हैं कि इसकी टाइप क्या है। प्रिंट टाइप ऑफ ई। ठीक है, तो ये टपल है। टपल और लिस्ट में क्या फ़र्क होता है? टपल और लिस्ट में फ़र्क ये होता है कि टपल म्यूटेबल नहीं होता, लिस्ट म्यूटेबल होती है। अब म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल क्या चीज़ है? म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल से मुराद ये कि एक चीज़ को आप चेंज कर सकते हो, जिस तरह आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो, इस तरह आप लिस्ट में वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, नई चीज़, नई लिस्ट में नए ऐड ऑन कर सकते हो, लिस्ट से कोई वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, दो लिस्ट कंबाइन कर सकते हो, लिस्ट की लिस्ट बना सकते हो। टपल में ही नहीं कर सकते। टपल एक दफ़ा आपने डिफाइन कर दिया, दैट सेट, वो प्रोग्राम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसको नॉन म्यूटेबल कहते हैं। आजकल के दौर में जब मतलब जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, टपल शायद ही कोई यूज़ कर रहा हो, बहुत कम है जो टपल यूज़ होता है। मतलब टपल हम ज़्यादातर इग्नोर ही करते हैं, टपल को यूज़ करना। हम इसकी जगह लिस्ट या सीरीज़ यूज़ कर लेते हैं, या सेट यूज़ कर लेते हैं। और लिस्ट का बहुत अहम काम है, जब हम डाटा फ्रेम्स के ऊपर आएंगे तो लिस्ट इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्शन। ठीक है, टपल हो गया। टपल के बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है, वो है सेट की। सेट इज़ लिस्ट ऑफ वैल्यू। अच्छा, हर चीज़ में आप ये देखिएगा कि ब्रैकेट चेंज हो रहे हैं, ब्रैकेट की टाइप चेंज हो रही है और आपकी वेरिएबल की टाइप चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैंने अगर स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट किया तो वो लिस्ट बन गई, मैंने राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट किया तो वो टपल बन गया।
और अगर मैं कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ तो वो सेट बन जाएगा। हर वेरिएबल की, हर वेरिएबल टाइप की अपनी अपनी यूजेज है। कहीं पे सेट यूज़ होता है, कहीं पे लिस्ट यूज़ होता है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल बस समझेंगे ये होते हैं। ठीक है, कहाँ पे क्या यूज़ होता है ये हम उसके यूज़ के साथ देख लेंगे। बस आपको ये समझाना था कि यार ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे यार लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है, तो ये पाइथन में वेरिएबल की टाइप्स होती हैं। सो ये हमने एक सेट डिफाइन कर दिया, टाइप ऑफ एच। ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ एच, तो ये आपको बताएगा ये सेट है। आखिरी एक वेरिएबल टाइप और देख लेते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप देख लेते हैं। ये कहलाती है डिक्शनरी। ठीक, डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी, जिस तरीके से हम एसक्यूएल जब पढ़ रहे थे हमने कहा था दो टाइप के डेटाबेस होते हैं, एक होते हैं रिलेशनल, एक होते हैं नॉन रिलेशनल। रिलेशनल डेटाबेस टेबल की फॉर्म में होते हैं, उनकी एक प्राइमरी की होती है जिससे आप रिकॉर्ड सर्च करते हो। दूसरे होते हैं नॉन रिलेशनल, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि की वैल्यू का पेयर होता है। कोई की होती है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, इस की वैल्यू के पेयर को अगर हम पाइथन की लैंग्वेज में डिफाइन करें तो हम कहेंगे डाटा डिक्शनरी है, और ये बेतहाशा बढ़ सकती है। ठीक है, सो डाटा डिक्शनरी किस तरीके की होती है? तो मैंने कहा डिक्शनरी एक DICT, वो डिक्टो डिफाइन कर दो। डिक्टो मेरी कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगी। पहले मैं दूंगा की, मैंने कहा नाम की वैल्यू है दानियल। ठीक है, ये मेरी पहली वैल्यू हो गई जिसकी की है नेम और इसकी वैल्यू है दानियल। समझें, एक डिक्शनरी आपके बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टोर कर रही है। नाम, नेम एक वेरिएबल हुआ है, उस वेरिएबल की वैल्यू है दानियल, और ये खुद इटसेल्फ एक वेरिएबल में सेव है जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी। अगेन कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको देखेंगे डिटेल में क्या होता है जब ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंने कहा एक और की ले लो, कंपनी, और इसकी वैल्यू ले लो डाटा शर्लॉक्स। ठीक है, ये मेरा एक डाटा डिक्शनरी डिफाइंड हो गई। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये दिखती कैसे है जब आप प्रिंट कर रहे होते हो। सो मैंने कहा प्रिंट डिक्टो, अच्छा इसने गड़बड़ कर दी, और गड़बड़ कर दी है। सो प्रिंट डिक्टो, तो एज इट इज़ मेरी डाटा डिक्शनरी उठ के इस वेरिएबल में चली गई। ठीक, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसको खैर हम डिटेल में देखते आगे जाके क्या रहा है। मैं सिर्फ यूज़ के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कहा सिर्फ नेम की वैल्यू प्रिंट करो। तो मैंने कहा डिक्टो में की मैंने दी उसको नेम, कि यार नेम मेरी की है, इसकी क्या वैल्यू आ रही है, उसने दानियल प्रिंट कर दिया। तो इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है डिक्टो। ठीक है, अगेन देखेंगे इसको आगे ये क्या होता है, लेकिन डिक्शनरी इस तरीके से चल रही होती है। अच्छा, अब हम लेके चलते हैं सबसे पहली डाटा टाइप। ठीक है, सबसे पहली डाटा टाइप हम लेके चलते हैं जो कि है स्ट्रिंग्स। हर डाटा टाइप के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, यानी कि आप ये समझ लें हर डाटा टाइप के साथ उसके जुड़े हुए कुछ एसोसिएटेड फंक्शंस होते हैं। हम अभी देखेंगे स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग्स के साथ क्या फ़ंक्शन होते हैं। स्ट्रिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग आप डबल कोटेशन के साथ डिफ़ाइन करते हैं। तो मैंने एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया हेलो। मैं इसको अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं प्रिंट ए कर दूँ, और साथ साथ मैं इसकी टाइप भी प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट टाइप ए। तो इसने हेलो प्रिंट कर दिया और मुझे इसकी टाइप बता दी कि ये स्ट्रिंग है। ये एक्सरसाइज करके देखें अपने पास इतनी कि आपके पास हो रही है नहीं। हाँ, ओवरराइड हो जाएगा।
आगे देखते हैं। हमने अभी बताया कि यार एक लाइन का स्ट्रिंग अगर मुझे बताना हो तो एक लाइन का स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं। अगर पैराग्राफ हो, मल्टीपल लाइन हो, जैसे मैंने कहा बी माई नेम, सी इज डी दानियल, ठीक है। अब मुझे सब कुछ प्रिंट कराना है, सो प्रिंट क्या करूँगा, प्रिंट ए, फिर प्रिंट बी, फिर प्रिंट सी। अब मैं एंटर करूँ, हेलो माय नेम इज़ दानियल, ये मल्टी लाइन इस तरीके से चल रहा है, ये काउंटर इंट्यूटिव है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर डिफाइन करना है, आप ई इज इक्वल टू 3 कोटेशन मार्क्स, सिंगल या डबल, ठीक है। और इसके बाद आप अपना पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, माय नेम इज़ दानियल, आई एम टीचिंग पाइथन टुडे, एट्सेट्रा। जहाँ मेरा पैराग्राफ क्लोज हो गया वहाँ पे मैंने तीनों कोटेशन मार्क दोबारा बंद कर दिए। अब मैं प्रिंट ई करके देखता हूँ, सो उसने पूरा पैराग्राफ एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, इवन स्पेसेस तक प्रिंट कर दी, जहाँ पे लाइन ब्रेक्स आ रहे थे लाइन ब्रेक्स भी प्रिंट कर दी। तो अगर आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग, इसको हम कहते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग, सो अगर आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग करना है डिफाइन, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग अपने पास डिफाइन करके प्रिंट करके देखें। अगेन मैं सिंगल कोट लगाऊँ डबल कोट लगाऊँ, असूलन कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। असूलन नहीं पड़ा, सो सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। एक और मज़े की चीज़ करके देखते हैं, और वो ये है कि स्ट्रिंग्स को आप एरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सही है। इससे क्या मुराद है, कैन बी ट्रीटेड एज एरे। सो अगर मैं एक सिंपल सा वर्ड लिखता हूँ HELLO, ठीक है, कहने को ये स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर जितने अल्फ़ाबेट आए हैं, हर अल्फ़ाबेट की अपनी अपनी एक पोजीशन होगी, ठीक है। सो अगर मैंने सिर्फ हेलो लिखा, तो हेलो के अंदर एच की पोजीशन होगी 0, उसके बाद ई की पोजीशन होगी 1, पहले एल की पोजीशन होगी 2, दूसरे एल की पोजीशन होगी 3, और आखिरी वाले एल की पोजीशन होगी 4। सो ये स्ट्रिंग अपने आप में एक एरे है। तो मैं अगर पूरा स्ट्रिंग तो प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल दे दिया x इज इक्वल टू, यही वेरिएबल ले लेते हैं हेलो, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट x करूँगा तो पूरा हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि पाइथन के अंदर एक स्ट्रिंग जो है वो एक एरे के तौर पे ट्रीट होता है, और हर अल्फ़ाबेट की अपनी अपनी एक लोकेशन होती है, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ कि यार x जो मेरा स्ट्रिंग है हेलो, इसकी 0 पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा, मैं लिखूँगा यार x स्क्वायर ब्रैकेट 0 प्रिंट करके बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसने h प्रिंट कर दिया, यानी 0 इंडेक्स पे h आ रहा है, ठीक। इसी तरीके से मैंने कहा ज़रा 1 इंडेक्स पे बताओ क्या आ रहा है, सो 1 इंडेक्स पे e आ रहा है,
इसी तरह मैं अगर इसको कहूँगा फोर्थ इंडेक्स पे क्या आ रहा है, तो ये मुझे बताएगा ओ आ रहा है। मैं इसको कहूँ -1 इंडेक्स पे क्या आ रहा है, -1 इंडेक्स पे ओ आ रहा है। सो -1 मीन्स लास्ट, ठीक है। सो -2 लास्ट से एक पहले वाला, ठीक है। सो इस तरीके से एक स्ट्रिंग एरे के तौर पे भी ट्रीट होता है, ठीक है। इसको भी करके ट्राई कर लें। एक स्ट्रिंग स्टोर करें और उसका कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा, ज़ीरो इंडेक्स प्रिंट करके देखें क्या आ रहा है। और ये इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लिएगा, क्योंकि ये इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बार बार हम यूज़ कर रहे होंगे हर चीज़ के लिए। जिस तरह की जैसे मैं अभी डाटा डिक्शनरी में से चीज़ प्रिंट कर रहा था, वो भी मैंने इंडेक्स के अगेंस्ट प्रिंट करी। जब मैं लिस्ट में से प्रिंट करूँगा तो लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट को भी मैं इंडेक्स पे तोड़ सकता हूँ। जब मैं डाटा फ्रेम पे जाऊँगा तो इंडेक्स आता है, जब मैं नंपाई एरे पे जाऊँगा तो इंडेक्स आएगा। तो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंडेक्स है क्या। इंडेक्स इज़ जस्ट अ पोजिशन ऑफ एनीथिंग इनसाइड अ वेरिएबल। और वेरिएबल लिस्ट भी हो सकती है, वेरिएबल स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि यार वेरिएबल एक एरे के तौर, स्ट्रिंग एक एरे के तौर पे भी ट्रीट हो सकता है, और हर अल्फ़ाबेट का एक इंडिविजुअल पोजीशन भी है। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम बड़े मज़े की चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे हेलो ऐसे प्रिंट नहीं करना, ठीक है। मुझे हेलो ऐसे प्रिंट करना है, HELLO, हेलो। यानी पहला अल्फ़ाबेट ज़ीरो इंडेक्स का अल्फ़ाबेट प्रिंट हो, फिर पहले इंडेक्स का अल्फ़ाबेट प्रिंट हो, फिर दूसरे इंडेक्स का अल्फ़ाबेट प्रिंट हो, तीसरे का, चौथे का। तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाए। यानी कि मुझे इस स्ट्रिंग को लाइन बाय लाइन आइट्रेट करना है, ठीक है। लाइन बाय लाइन आइट्रेट करने से क्या मुराद है कि मैं कुछ ऐसा कोड लिखूं कि वो जाए, सबसे पहले देखे कि ज़ीरो पे गया है। सो प्रिंट एक्स ज़ीरो, ठीक। प्रिंट एक्स ज़ीरो, प्रिंट एक्स ज़ीरो, इसने ही कर दिया। अब मैं इसके बाद लिखूँ प्रिंट एक्स वन। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, प्रिंट एक्स वन ई। इसको फिर पेस्ट कर देते हैं, टू। इसको फिर पेस्ट कर देते हैं, थ्री। इसको फिर पेस्ट कर देते हैं, फोर। अब रन करके देखते हैं। सो ये हेलो प्रिंट हो गया। तो हमने क्या किया, हम एक्स में गए, एक्स में पहले ज़ीरो वाले पे गए, वो प्रिंट किया, फिर वन वाले पे गए, फिर टू वाले पे गए, फिर थ्री वाले पे गए, फिर फोर वाले पे गए। हम इस पूरे हेलो को आइट्रेट कर रहे हैं इंडेक्स बाय इंडेक्स, पोजीशन बाय पोजीशन। ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपको फॉर लूप समझाने का, ठीक है। फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप ये जो आपने इतना लंबा कोड लिखा, इसको ऑटोमेट कर देता है, ठीक है। मैंने कहा फॉर, समझें, इंडेक्स, इंडेक्स इन हेलो, ठीक है। इस हेलो में जितने इंडेक्स आ रहे हैं, फॉर इंडेक्स इन हेलो। अब इसमें कितने इंडेक्स हैं, 0 1 2 3 4। तो ये 5 इंडेक्स हैं, 0 1 2 3 4, 5 होते हैं। तो ये कोड 5 बार रन होगा, ठीक है। प्रिंट इंडेक्स, यानी जितनी बार इंडेक्स इस हेलो के अंदर आ रहा है, तो मुझे उस इंडेक्स पे अल्फ़ाबेट प्रिंट करके दे दो। अब इस कोड को रन करके देखते हैं क्या होगा। तो जो काम हमने 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ कोड से किया था, वो आपने 2 लाइन ऑफ कोड से कर लिया। इसको कहते हैं फॉर लूप। तो जब भी आपको किसी भी एरे में आइट्रेट करके उसकी सारी वैल्यूज़ प्रिंट करनी होती हैं, तो आप फॉर लूप चलाते हैं। स्ट्रिंग स्पेस का इतना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर सपोज़ करें आपके पास एक लिस्ट होती, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने कर दिया एप्पल, एप्पल, फिर मैंने कहा बनाना, फिर मैंने कहा
ऑरेंज। अच्छा, ये डिटेल में हम देखेंगे लिस्ट के सेक्शन में, जस्ट फॉर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, इस लिस्ट में क्या क्या स्टोर्ड है मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर का लूप चला सकता हूँ। फॉर एक्स, फॉर लेट्स सपोज एफ ले लेते हैं, अभी तक यूज़ नहीं हुआ। फॉर एफ इन लिस्ट एल एस, हमने लिस्ट का नाम सेव किया, प्रिंट एफ। अब ये क्या करेगा, वो लिस्ट में जाके पहले इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे क्या था एप्पल, दूसरे इंडेक्स पे क्या था बनाना, तीसरे इंडेक्स पे क्या था ऑरेंज, तो ये लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देगा। सही है। अब सपोज करें एक लिस्ट आपको, आपने कहीं प्रोग्राम में कोड में ऊपर डिफाइन की थी, अब आपको नहीं पता कि उस लिस्ट में क्या है, आप एनालिसिस करते हैं लंबा चौड़ा और आपको सारी वैल्यूज चाहिए। तो इस तरीके से आप लाइन बाय लाइन इसकी सारी वैल्यूज ले सकते हैं फॉर लूप्स के ज़रिए। ठीक है, सो फॉर के साथ ये करके देखें एक दफ़ा ज़रा जल्दी से। चले, अभी जिस तरीके से हमने फॉर लूप देखा, इसी तरीके से हमारे पास इफ़ की भी एक कंडीशन होती है। ठीक है, सो इफ़ देन की कंडीशन देख लेते हैं। इफ़ देन की कंडीशन क्या काम, ये स्टार्टिंग में ही समझा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, सो इट्स बेटर टू लर्न हियर। मैंने कहा कि यार मेरे पास एक टेक्स्ट है। ठीक है, टेक्स्ट है, आई एम लर्निंग पाइथन। अब मुझे ये चेक करना है कि इस टेक्स्ट के अंदर लर्निंग आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सो इसके लिए मैं इफ़ यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा इफ़ लर्निंग इन टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट जो मेरा वेरिएबल है, टेक्स्ट जो मेरा वेरिएबल है, यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने स्टोर किया आई एम लर्निंग पाइथन, मैंने कहा अगर ये लर्निंग इस टेक्स्ट के अंदर हो तो क्या करो, प्रिंट यस लर्निंग इज प्रेजेंट। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब क्योंकि लर्निंग था तो इस इफ़ कंडीशन ने यस लर्निंग इज प्रेजेंट प्रिंट कर दिया। ठीक है, सपोज अगर ये लर्निंग ना हो, एक्स वाई जी लिख देते हैं इसकी जगह। अब इसको रन करता हूँ। अब क्योंकि लर्निंग नहीं है तो उसने लर्निंग प्रिंट नहीं किया। ठीक है, शो करके देखें। अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा तो अभी बता दिए, आगे चल के फिर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी कंडीशंस। अच्छा, ये तो हमने देखा कि लर्निंग इन टेक्स्ट। अगर मैं कहूँ लर्निंग नॉट इन टेक्स्ट तो इसके लिए यूज़ होता है नॉट इन का। सो मैंने कहा इफ़ एस क्यू एल नॉट इन टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट के अंदर एस क्यू एल का लफ्ज़ ना हो तो प्रिंट कर दो यू आर
नॉट लर्निंग एसक्यूएल। ठीक है, अब इसको मैं रन करूँगा तो ये प्रिंट कर देगा कि जो हमारा टेक्स्ट था इसके अंदर एसक्यूएल नहीं आ रहा, तो आप एसक्यूएल नहीं पढ़ रहे। तो इस तरह नॉट इन और इन की कंडीशंस यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग को समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दोबारा वही टेक्स्ट ले लेते हैं। हमने कहा आई एम लर्निंग पाइथन। ठीक है, मैंने कहा आई एम लर्निंग पाइथन। अब हमने देखा था कि हर स्ट्रिंग, पूरे स्ट्रिंग के अंदर हर अल्फ़ाबेट या हर कैरेक्टर की कोई इंडेक्स पोजीशन होती है। तो इस पूरे सेंटेंस में आई की वैल्यू होगी, इंडेक्स पोजीशन होगी 0। उसके बाद स्पेस आ रहा है तो 1 स्पेस के पास चली जाएगी, स्मॉल ए के पास 2 चली जाएगी, एम के पास 3 चली जाएगी, फिर स्पेस आ रहा है तो 4 चली जाएगी। लर्निंग के एल के पास 5 6 7 8 9 10, इसके बाद 11 12 13 14 के करीब इसमें आनी चाहिए। अब क्योंकि डबल डिजिट आ गए तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। 01 02 03 04 05 6, उसके बाद मैंने कहा 07, मैंने कहा 08 09 10 11 12 13 14। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। सो आई का आ गया, अब आई के पास आएगी 0 पोजीशन। सो आई के पास 0 पोजीशन आ गई, उसके बाद स्पेस आ गई 1, फिर ए के पास 2 आ गई, एम के पास 3 आ गई, फिर एक स्पेस आ गई 4th। लर्निंग के एल के पास फिर 5 चली जानी चाहिए। ठीक है, ई के पास 6, ए के पास 7, आर के पास 8, एन के पास 9, 10 के पास आई, फिर एन, फिर जी, फिर एक स्पेस आ गई तो 13 पे स्पेस, 15 16 17 18 19। पाइथन के पी के पास 14, वाई के पास 15, टी के पास 16, एच के पास 17, ओ के पास 18 और एन के पास 19। सो ये पोजीशंस बनती हैं आई एम लर्निंग पाइथन के पूरे स्ट्रिंग्स के। स्लाइसिंग क्या करती है? स्लाइसिंग आपको इस पूरे स्ट्रिंग को बीच में से तोड़ने के अंदर मदद करती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा यार प्रिंट टेक्स्ट, अब पहले मैं इसको खाली इन पोजीशन बता रहा था। ठीक है, मैं अगर प्रिंट टेक्स्ट रन करता हूँ तो सॉरी, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा टेक्स्ट इज़ इक्वल टू आई एम लर्निंग पाइथन। मैंने कहा इसको ज़रा रन करें, प्रिंट टेक्स्ट 1, तो नहीं दे रहा। अब मैंने कहा प्रिंट टेक्स्ट 1 to 4। ठीक है, अब ये क्या करेगा? एम 1 to 4 पे इसने क्या किया? अच्छा, 1 पे वो सिर्फ स्पेस दिखा रहा था। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 0 करे प्रिंट, तो ये आई प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्योंकि 0 की पोजीशन आई है। 1 पे क्योंकि स्पेस है तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। मैंने कहा मुझे खाली एम प्रिंट कराना है, तो एम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 3। मैंने कहा अब ये एक पहले वाली पोजीशन भी लेता है और एक बाद वाली पोजीशन भी लेता है। सॉरी, बाद वाली नहीं लेता, एक पहले वाली पोजीशन लेता है। मैंने कहा 1 से 3 तक प्रिंट करो तो ए आ गया, 1 से 4 तक प्रिंट करें तो एम। तो इसने 2 और 3 उठाया और प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरह मैं अगर कहूँ यार लर्निंग प्रिंट करो पूरा, तो प्रिंट टेक्स्ट, अब क्या होना चाहिए यहाँ पे? लर्निंग 4 से स्टार्ट करे और एंड कहाँ पे करे? लर्निंग हो रहा है 12 पे एंड, तो यानी मैं ले लेता हूँ 13। अब प्रिंट करें, सो यहाँ पे एक टैब आ रहा है, इस टैब को ख़त्म करना पड़ेगा। सो चौथी पोजीशन यानी चौथी के बाद से और 13वीं से पहले पहले तक जितने इंडेक्स हैं वो सब प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे लर्निंग प्रिंट हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड स्लाइसिंग अ टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को
स्लाइस भी कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू से। सो इसको भी ट्राई कर लें क्विकली। अब एक और चीज़ देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन अगर आपको याद हो, कैटिनेशन कॉन्कैटिनेशन हमने एसक्यूएल के अंदर भी देखी थी। कॉन्कैटिनेशन क्या करती है? कनकैटिनेशन दो वर्ड्स को आपस में जोड़ देती है। तो अगर मुझे दो स्ट्रिंग्स आपस में जोड़ने हो तो मैं कनकैटिनेशन यूज़ करूँगा। तो सपोज़ मेरा पहला स्ट्रिंग है हेलो और मेरा दूसरा स्ट्रिंग है वर्ल्ड। अब मुझे इन दोनों को जोड़ के लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा? प्रिंट ए प्लस बी। मैं इसको एंटर करूँगा हेलो वर्ल्ड, तो ये कंबाइंड प्रिंट हो जाएगा। जिस तरीके से हमने जब इंटीजर्स के अंदर सम किए थे, वेरिएबल्स की एक्सरसाइज करते हुए, तो उसने सम को प्रिंट किया था 7 और 2 के या 7 और 3 के, राइट? जब आप स्ट्रिंग पे प्लस का साइन लगाते हैं तो वो कनकैटिनेट कर देता है, उन दोनों को जोड़ के लिख देता है। लेकिन इसके दरमियान स्पेस नहीं आ रही, मुझे स्पेस भी देनी है। मैं क्या करूँगा? बीच में डबल कोटेशन मार्क स्पेस डबल कोटेशन मार्क और फिर प्लस कर दूँगा। सो अब ये स्पेस के साथ कनकैटिनेट कर देगा, यानी हमने स्पेस खुद डिफाइन कर दी स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर। सो एक ये कनकैटिनेशन ट्राई करके देखें अपने पास। जी जी। अहमद, आपकी आवाज़ बहुत वो गूंज रही है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। जी जी बोले। हम्म। हम्म। क्योंकि हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया था कि लर्निंग ढूंढो, ठीक है? यहाँ पे मैं लर्निंग की जगह इसको कुछ भी डिफाइन करता हूँ। मैंने कहा इसको, इसकी जगह तुम पाइथन ढूंढो, ठीक है? अब मैं अगर पाइथन प्रिंट करूँगा तो ये पाइथन ढूंढेगा, और पाइथन ढूंढेगा तो इसकी अगर उसको मिल जाएगा तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। अब इस स्टेटमेंट की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने कहा फाउंड लिख सकता हूँ, ठीक है? सो मैंने कहा पाइथन ढूंढो, पाइथन जब उसको मिल गया तो उसने प्रिंट कर दिया फाउंड। इसी तरह मैंने उसको कहता हूँ एसक्यूएल ढूंढो, सपोज एसक्यूएल ढूंढो। अब एसक्यूएल उसको नहीं मिलेगा, ठीक है? अब एसक्यूएल उसको नहीं मिला, हाँ, तो उसको नहीं मिला, मिलेगा, मिलेगा, ठीक है? तो कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स अगर उसको मैचिंग वो कैरेक्टर मिल जाए, उसको ये नहीं पता कि लर्निंग के बाद स्पेस आ रहा है या स्पेस नहीं आ रहा है, ये एक वर्ड है या एक वर्ड नहीं है। इट डजेंट कंसर्न विद दैट, वो सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स देख रहा है। अगर उसको ये कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो वो यस कर देगा। अच्छा, कनकैटिनेशन हम देख रहे थे। कनकैटिनेशन में इस देयर क्या कह रहे हैं?
साथ अगर आप माइक अनम्यूट कर लें, मैं स्लैक देख लेता हूँ। अच्छा, ओके। अहमद, आपको आवाज़ आ रही है? आपने व्हाट्सएप पे किया था समथिंग रॉन्ग। ओके। सो लास्ट चीज़ देख लेते हैं। हाँ, ओके ओके ओके। सो लास्ट चीज़ देख लेते हैं कनकैटन आज की टॉपिक में। मेरे ख्याल से काफ़ी हैवी हो रहा है, पाइथन हैवी से हैवी तर होता जाएगा। ठीक है, आज सबसे बेसिक पाइथन चल रहा है। सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैंने अगर ए का 5, सॉरी मैंने कहा क्वांटिटी 5 और फ्रूट मैंने कहा एप्पल। अब मैं सेंटेंस क्या बनाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ बाय 5 नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, मैंने कहा प्रिंट। ठीक है, मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ बाय। ठीक है, प्लस अब मैंने क्वांटिटी के लिए कौन सा वेरिएबल लिया था, क्वांटिटी। मैंने कहा 5, उसके बाद मैंने लिखना चाह रहा हूँ नंबर्स ऑफ, फिर मैंने कहा प्लस, और मैंने फ्रूट के लिए कौन सा वेरिएबल लिया था, मैंने कहा फ्रूट। ठीक है, अब मेरा दिमाग ये कहता है कि पाइथन को क्या करना चाहिए, वो पहले प्रिंट करे प्लीज़ बाय, उसके बाद क्वांटिटी की जगह वो लिख के 5, और उसके बाद लिख के नंबर्स ऑफ फ्रूट की जगह लिख के एप्पल। सही है, मेरा दिमाग ये कहता है कि पाइथन को ये करना चाहिए कंकैटिनेशन में। अब जब हम इसको रन करते हैं तो ये एरर दे देता है। ठीक है, उसने एरर क्या दिया। अब ये एरर भी बड़े काम के होते हैं, पढ़ने के होते हैं। उसने कहा कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग जुड़ सकता है और इंटीजर के साथ इंटीजर जुड़ सकता है। अगर इस 5 को मैं 5 की जगह 5 स्ट्रिंग में लिख दूँ और फिर कंकैटिनेट करूँ तो ये जोड़ देगा। ठीक है, प्लीज़ बाय 5 नंबर ऑफ एप्पल। सही है, लेकिन अगर मैं इसको न्यूमेरिक में जोड़ना चाहूँ तो ये नहीं जोड़ेगा। सही, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूमेरिक में 5, तो ये अब नहीं जोड़ेगा। क्या हम न्यूमेरिक को बार बार कन्वर्ट करें स्ट्रिंग में, या दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको ज़बरदस्ती स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दूँ, अभी भी जोड़ लेगा। बट ये स्ट्रिंग नहीं है ना, ये तो इंटीजर है। आप सपोज़ करें आपने एक क्यूरी इंपोर्ट करी डेटाबेस से, आप एनालिसिस कर रहे हैं और आपको रिज़ल्ट इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि कॉस्ट ऑफ ऑर्डर नंबर दिस इज़ दिस एक्स वाई जी। तो क्या आप डायनेमिकली किस तरीके से इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे? इट्स नॉट, मतलब फिजिबल नहीं है इस तरीके से करना। ठीक है, इस प्रॉब्लम के हल के लिए एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक, अब फॉर्मेटिंग क्या करती है, फॉर्मेटिंग 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 किसी भी तरीके के वेरिएबल्स को किसी भी तरीके के वेरिएबल्स के साथ कंकैटिनेट कर देती है। ठीक है, अब इसका तरीका क्या होता है? ठीक है, इसका तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले तो दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए। मैंने कहा मेरा क्वांटिटी जो है वो 5 है और फ्रूट जो है वो एप्पल है। अब मैं टेक्स्ट को भी एक वेरिएबल के तौर पे डिफाइन करूँगा। मैंने कहा टेक्स्ट हो जाए आई वॉन्ट टू के बाद मैंने कहा यार बाय, आई वॉन्ट टू बाय 5 एप्पल। ठीक है, तो मैंने कहा इस 5 की जगह यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई वेरिएबल आएगा। तो मैंने कह दिया ये पहला वेरिएबल है जो यहाँ पे आएगा, आई वॉन्ट टू बाय एक्स वाई जी, कुछ भी आ सकता है। नंबर ऑफ फ्रूट भी चेंज हो सकता है। मैंने कहा फ्रूट की जगह भी कोई वेरिएबल आएगा। ठीक है, मैंने कहा ये दूसरा वेरिएबल होगा। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको पोजीशंस बता दी कि यार देखो, ये जो कर्ली ब्रैकेट में 0 लिखा है इसकी जगह भी कोई चीज़ रिप्लेस होगी, और कर्ली ब्रैकेट में जो मैंने 1 लिखा है इसकी जगह भी कोई ना कोई चीज़ रिप्लेस होगी। ठीक है, अब काम आता है फॉर्मेटिंग का। मैं लिखता हूँ इसको प्रिंट, क्या प्रिंट करो, ये वाला वेरिएबल टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट, इसको प्रिंट करो। लेकिन अब इसको अगर हम ऐसे ही प्रिंट करके देखते हैं पहले तो क्या आता है, इसने एरर प्रिंट कर दिया।
लिया, मैंने इसको ऐसे प्रिंट नहीं करो, मैंने कहा इसको फॉर्मेट करो, ठीक है। तो टेक्स्ट के साथ मैं एक मेथड लगा रहा हूँ डॉट फॉर्मेट का। मैंने कहा फॉर्मेट क्या करो, जहाँ पे 0 लिखा है वहाँ क्वांटिटी, और जहाँ 1 लिखा है वहाँ फ्रूट, ठीक है। अब प्रिंट करके देखते हैं। फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट। क्या हो गया यार, कीबोर्ड लगता है चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मेट। सो अब इसने 0 वाली जगह क्वांटिटी के वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, 1 वाली जगह फ्रूट के वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। 0 को क्वांटिटी से और 1 को फ्रूट से ही क्यों किया? उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो, ये एक टपल है, टपल के अंदर एक इंडेक्स होता है, तो पहला इंडेक्स हमेशा 0 होता है, दूसरा इंडेक्स हमेशा 1 होता है, तीसरा इंडेक्स हमेशा 2 होता है, तो एक नंबर पहले चल रहा होता है। तो हमने फॉर्मेट फंक्शन को एक टपल पास किया और उसको बोला कि क्वांटिटी और फ्रूट है, और जब हम टेक्स्ट लिख रहे थे हमने उसको बता दिया कि यार जो टपल में पहली वैल्यू हो 0 इंडेक्स की वो क्वांटिटी है, जो दूसरी वैल्यू हो 1 नंबर की वो फ्रूट है। ये भी काफ़ी ये तरीक़ेकार भी काफ़ी यूज़ में आता है जब आप डेटाबेस की क्यूरी पाइथन में लिख रहे होते हैं, तो आप फॉर्मेट के ज़रिए से लिखते हैं। सो इसको ट्राई करें और देखें आपके पास हो रहा है नहीं, और अगर नहीं समझ में आया तो भी पूछ लें। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे। बाकी आज हमने स्ट्रिंग्स तमाम के तमाम देख लिए, कल हम मोस्ट प्रोबेबली लिस्ट और सेट्स को देखेंगे डिटेल में क्या होता है, फिर तीसरी क्लास डाटा फ्रेम, तो हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। आई एम हेयर टिल 9:05। अगर कोई नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ डिस्कस करनी है तो प्लीज़ ओपन द माइक एंड स्पीक। लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस होता है? सेट आपको ज़्यादातर जो है वो रिजल्ट्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई क्यूरी रन करी है, आपने कोई एल्गोरिथम बनाया, उसका रिजल्ट आपके पास सेट की फॉर्म में आ रहा होता है। जबकि लिस्ट आप खुद डिफाइन करते हो फॉर डाटा, ठीक है। जो टपल और लिस्ट में जो फ़र्क होता है, उसी तरीके का सेट और लिस्ट में फ़र्क होता है। आप ये कंसिडर करें सेट नहीं है कुछ, सेट फ़िलहाल एग्जिस्ट नहीं करता, लिस्ट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो दिस इज़ वन वे ऑफ सेइंग थिंग, राइट। सो बाकी और भी डिटेल में जब हम लिस्ट और सी सेट्स को इंडिविजुअली देख रहे होंगे, तो जिस तरीके से इसमें मैंने आपको मेथड बताया कि फॉर्मेट का मेथड यूज़ हो सकता है स्ट्रिंग के साथ, और सॉरी हम इंडेक्स से तोड़ तोड़ के देख रहे थे। तो इस तरीके से जब मैं लिस्ट और सेट्स को कर रहे होते हैं, जब हम उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इंडिविजुअली, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो मेथड्स इंडिविजुअली स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेरिएबल पे लगते हैं। कुछ मेथड से लिस्ट पे लगेंगे, कुछ मेथड जो है वो सेट पे लगेंगे। सो ये एक मेजर फ़र्क होता है। एक और इम्पोर्टेंट फ़र्क ये होता है मेरे ख्याल से, अगर मैं लिस्ट में वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं, ठीक है, ए बी सी डी। सेट के अंदर एक वैल्यू एक ही बार एग्जिस्ट करती है, ए बी सी डी, ए को आप 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। सो सेट इस टाइप ऑफ सीरीज़, जिस तरह मैथ के सेट्स होते हैं, इस तरीके से सेट्स भी आप उसको मुतशाबे कर सकते हो, और लिस्ट के अंदर जो है आप एक वैल्यू मल्टीपल बार भी स्टोर कर सकते हो। सो आज की जितनी जो लेक्चर फाइल्स हैं वो मैं शेयर भी कर रहा हूँ नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स के अंदर, और रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर में